लोग अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आपका रीजनिंग का। सबसे पहले रीजनिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि रीजनिंग में अगर मैं कुछ इस तरह से डायग्राम बनाऊंगा और सबसे पहले मैं रखूंगा जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी। आप अगर लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये जीएमए में क्या क्या पढ़ना है, अभी हम लोग जीएमए में ही रहेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करूंगा अभी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि कैलेंडर क्या है, जिसको आप लोग कहते हैं कैलेंडर को कैलेंडर ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, अगर आप ऐसे बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। पहला आपको पढ़ना है कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, दूसरा पढ़ना है आपको क्लॉक पढ़ना है, जिसका मतलब क्या होता है बताइएगा। पहले इस्तेमाल करो फिर, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम फिर, सबसे पहले इसी को पढ़ना है, हमें जीएम में ही पढ़ना है, जनरल मेंटल टेस्ट एबिलिटी ही पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब क्या हुआ, दिशा परीक्षण। क्या हुआ, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। अगर मैं हिंदी में लिखूं, ये देखो आ रहा है क्या, हाथ तो नहीं आया है, एक बार देख के बताओ। मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कटा है, ठीक है। तो आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे लिखूंगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिशा परीक्षण। कुछ इस तरह से सवाल पूछेगा आपसे कि ए जो है वो पश्चिम की ओर मुंह करके जाता है, 5 किलोमीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। आप बताओ ए का मुख किधर है, तो दिशा परीक्षण करना होगा। क्लियर है। चौथी बात हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। तो फोर्थ हमारा टॉपिक होगा कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग इसको क्या कहेंगे, कूट भाषा। क्या कहेंगे, कूट भाषा। एक अपनी कूट भाषा होती है, ठीक है, वो हम क्या है कूट भाषा, वो पढ़ेंगे। पांचवा एक टॉपिक और है इसमें का, एक है जिसको आप लोग बोलेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग का मतलब अंक गणित तर्क शक्ति। तो इसी में हम लोग बात करेंगे। पांचवा टॉपिक होगा अर्थमेटिक रीजनिंग। इसको हम लोग कहेंगे अंक गणित तर्क शक्ति। साथ साथ लिखते चले गए, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूँ कि लिख भी सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो लिखते रहेंगे। एक और है हमारा इसमें, कितने हो गए, एक और है सीरीज। सीरीज क्या है,
श्रेणी, सीरीज का मतलब श्रेणी। तो हम लोग बात करेंगे सीरीज की, मतलब श्रेणी। तो एक टॉपिक हमको मिलेगा सीरीज का। एक और है जिसको आप लोग कहते हैं अल्फाबेट सीरीज। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हाँ इसी में है वो, खैर सीरीज का जो अल्फाबेट सीरीज है वो सीरीज में आ जाएगा, तो हम उसको अलग से क्यों रखते हैं। एक है हमारा अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। और एक और है, या अल्फाबेट टेस्ट का मतलब हम लोग इस तरह से रख लें, अल्फाबेट टेस्ट अक्षर परीक्षण। क्या कहेंगे? और एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग, वरीयता। मैं अगर इसको इतना अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने जीएमए को कंप्लीट कर लिया है, जनरल मेंटल एबिलिटी जो हमारा एक टॉपिक है, हम इसको कर लिया। और सबसे पहले हमें इसी को पढ़ना है, ये सब पहले पढ़ लेना है, जीएमए पहले पढ़ लेना है। जीएमए के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एनबीआर, लेकिन अभी बात क्रम से चल रहे हैं। तो जीएमए के बाद हम लोग बात करेंगे एआर, एनालिटिकल रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद? फिर एआर पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपका ये हो गया, तो दूसरा टॉपिक आपका होगा एआर। एआर बोले तो एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग हालांकि हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, एआर में क्या पढ़ना है, फिर एलआर में क्या पढ़ना है, फिर एनबीआर में क्या पढ़ना है ना। तो आपने एक टॉपिक आपको मिला होगा, पजल, पहेली, है ना। तो पहला टॉपिक है पजल का, दूसरा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट का, तीसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध। तो हम लोग क्रम वाइज करते चले इसमें। पहला क्या होगा हमारा? पजल होगा। मतलब क्या है? पहेली। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ी सी गलती हमने की है। पजल, पहेली, पहले तो आप लोगों ने जीवन में खूब बुझाई होंगी। एक नदी थी, उसमें एक नाव थी, और नाव के या नदी के उस पार एक बकरा था, एक शेर था, एक पान की पत्ती थी, कुछ और चीजें थी। शर्त यह था कि कोई अकेले नहीं जा सकता। तो कौन किसके साथ जाएगा? शेर के साथ बकरा नहीं जा सकता, बकरे के साथ पान की पत्ती नहीं जा सकती, कुछ इस तरह से।
हाँ, दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जो हमारा दूसरा होगा टॉपिक, वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट का। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बैठक व्यवस्था। समझ में आ रही है ना बातें? और ये बैठक व्यवस्था कैसे होती है, आप लोग कैसे बैठते हैं? या तो एक लाइन बना करके बैठते हैं, ठीक है, लीनियर बैठते हैं, या सर्कल बैठते हैं। गोल, एक गोल मेज होगी, है ना, गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे होंगे। कंडीशन क्या होती है, एक तो 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, फिर 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, फिर 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, 7 लोगों की बैठने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, हम लोग 8 लोगों को भी बैठा करके देखेंगे, ताकि कोई टॉपिक कहीं से छूटे ना। और मैंने पिछली क्लासों में ये बताया है कि 4 लोग होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आमने सामने के लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे। ठीक है, तो टॉपिक आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जो हमारा इसमें का टॉपिक है, पढ़ना क्या है हमको, तो तीसरा हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रक्त संबंध। एक व्यक्ति है, वो दीवार पे लगे इश्तिहार को देख करके ये कहता है कि ये मेरे दादा के पुत्र का भतीजा है, बताओ उस तस्वीर से मेरा क्या रिश्ता है। हाँ, तो संबंध पूछता है। और मैंने बोला है कि संबंध जो है निकाला जाता है अपनी जनरेशन के ऊपर के 3 जनरेशन। अपने के ऊपर के 3 जनरेशन में कौन कौन आएगा, परदादा, परनाना, परनानी। उस ऊपर के दूसरा जनरेशन कौन होगा, दादा, बाबा, दादी। पहला जनरेशन कौन होगा, पापा, चाचा, है ना। अपना एक खुद क्या होता है, खुद का एक जनरेशन होता है, भाई भाई, बहन भाई बहन, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई। तो अपना, अपने के 3 के नीचे के 3 जनरेशन, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, जिसको कहते हैं बहू। ये हो, तो ये हम लोग ब्लड रिलेशन में करेंगे, क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग एक और है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अच्छा बताओ, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से कितना पढ़ा लिखा है, ज्यादा है, कंडीशन दी गई होती है। तो इसको हम लोग चौथा बोलेंगे कॉम्पिटेटिव स्टडी, कॉम्पिटेटिव स्टडी, जिसको हम लोग कहेंगे तुलनात्मक। तुलनात्मक में सही लिखा हूं क्या, देख लेना। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कॉम्परेटिव कर दीजिए इसको सबसे अच्छा, बस कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। और ये सब एआर में करेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग में। एक और है
जिसको आप लोग बोलते हो, मैंने टॉपिक कराया है, मिस विविध, रिक्त स्थान को भरना होता है ना। याद आ रहा है ना। तो एक और टॉपिक इसमें हमको मिलेगा, मिस, जिसको हम लोग कहेंगे विविध, और जो कुछ छोटा मोटा छूट जाएगा हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये चीजें आपको एआर में पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ना है। जीएमए हो गया, जीएमए में कैलेंडर पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। सीरीज पढ़ना है, उसी में है, ठीक है ना। अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना है, अक्षर परीक्षण जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और रैंकिंग पढ़ना है, वरीयता, ठीक है। एआर में क्या पढ़ना है, पजल पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। कॉम्पलेटिव स्टडी पढ़ना है, ठीक है। और मिस पढ़ना है। तो इसके बाद क्या है, एलआर। एलआर का मतलब क्या, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, तो मैं इधर देख लेता हूँ। अगर इधर नहीं आ रहा है तो मैं इधर करके देख लेता हूँ। मैं पढ़ूंगा एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, सैलरिज्म। पहला टॉपिक होगा किसका, सैलरिज्म का होगा, या लॉजिक जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सैलरिज्म। सैलरिज्म या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, लॉजिक। इसको क्या कहते हैं, न्याय वाक्य, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहीं गड़बड़ी हुआ है सैलरिज्म में, अब सही है। सैलरिज्म, न्याय वाक्य, इसी में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। दूसरा हमारा होगा टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन जिसको आप लोग कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष, क्लियर है। तीसरा इसमें हमको मिलेगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे कथन एवं तर्क। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, हम लोग इसको क्या कहेंगे, कथन एवं तर्क। चौथा एक और है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको कहेंगे कथन एवं धारणा। क्या धारणा, अजम्पशन क्या है। तो चौथा हम लोग करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन हिंदी में कहें तो कथन एवं धारणा, ठीक है।
एक और टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। क्या कहेंगे? निर्णय निर्माण। तो आप लोग डिसीजन मेकिंग का लिख लें, 5वां टॉपिक लिख लें, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। आपको निर्णय लेना होगा, निर्णय का निर्माण करना होगा, डिसीजन मेकिंग करनी होगी आपको। एक और है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब क्या है इसका? कथन और कार्यवाही। तो हम लोग एक छठा टॉपिक और इसमें कवर करेंगे, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग कहेंगे कथन एवं कार्यवाही। तो ये है हमारा एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, एक और टॉपिक है, मैं यहीं पे कर लेता हूं, एनवीआर। क्या है? एनवीआर मतलब नन वर्बल रीजनिंग। ये एनवीआर है। इसमें क्या क्या होगा? तो यूं कहें कि हमें सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो जीएमए पढ़ेंगे, और जीएमए के नहीं, जीएमए से स्टार्ट कर ले, और चाहे तो हम एनवीआर से स्टार्ट कर लें। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, एनवीआर से। तो इसका पहला टॉपिक क्या होगा? डाइस, मतलब पासा। तो पहला टॉपिक है डाइस का, इसको हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? पैसा। दूसरा टॉपिक है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिगर कर लो, मतलब फिगर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब आपको जो चित्र दिए होंगे ना, उनकी गणना करनी होगी, बताना होगा कि चित्र कितने हैं। तो काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। आप हिंदी में लिखें तो लिख ले, चित्रों की गणना। और तीसरा इसमें पढ़ना है, बड़ा मजेदार टॉपिक है वैसे, डायग्राम सीरीज है। तो सीरीज वहां है, यहाँ डायग्राम सीरीज है। तो एक फिलहाल उसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्यूब, मिला के पढ़ते हैं पासा और घन को। फिलहाल अब क्यूब का एक अलग से कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, बोले तो घन। चौथा पढ़ना है डायग्राम, डायग्राम सीरीज। डायग्राम सीरीज मतलब क्या? चित्र श्रेणी। तो इसको मैं क्या लिखूं? चित्र श्रेणी। और एक टॉपिक और है डायग्राम सीरीज के बाद में, जिसको आप लोग पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर।
क्या कहेंगे? मिरर एंड वाटर, दर्पण और जल। मैं अगर इतना पढ़ लेता हूं तो मेरा रीजनिंग का काम हो गया है अब खत्म। अब आप जहां से कहेंगे, जो भी टॉपिक कहेंगे मैं वहीं से उठा दूंगा। कुल मिला के ओवरऑल रीजनिंग का ये आपका एक डायग्राम मैंने बना दिया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि इसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ना, और ना ही इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल किसी एग्जाम में इससे बाहर जाकर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। क्या ये आपका सिलेबस समझ में आ गया है? बस पहले तो सिलेबस ही आपका इम्पोर्टेंट है कि कम से कम पता ये रहे कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। कर पाए हैं ऐसा? समझ में आया है? तो मैं आगे की क्लास शुरू करूं या इसको एक डिस्कशन क्लास या इंट्रोड्यूस क्लास के अकॉर्डिंग मान करके इसको छोड़ करके और फिर मैं मैथ की क्लास का शेड्यूल यानी कि उसका भी एक वो समझा दूं क्या क्या है सिलेबस में। फिर हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों साथ साथ किसी टॉपिक को कवर करते हुए चले, और माइंड में ये रीड रहे कि हाँ ये हमारा कवर हो गया है, ये हमारा रह गया है। जैसे हमने पिछली बार अभी जब बैच चली थी तो उसमें एक ये वाला एलआर का टॉपिक रह गया है, बाकी को सारा हमने करवा दिया है। सेलिज्म है। तो क्या चाहेंगे आगे, क्या यहीं से इसका टॉपिक स्टार्ट करूं या फिर मैं मैथ की मैथ का सिलेबस दूं? क्योंकि टाइम इज ओवर, पूरा 1 घंटे हो गया है। हालांकि आप लोग लेट रहे, जैसे आप कहें मैं वैसे चलाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का चला के खत्म करता हूं, फिर मैथ ले लूंगा। अभी रीजनिंग चला लें, ठीक है एक टॉपिक ले लेते हैं। खैर, चलो भाई शांति का परिचय दीजिए तो मैं आगे बढ़ लूं। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये हो गया है, कर पाए हैं ना? बन गया है ये सिलेबस आपका? तो ठीक है, मैं सबसे पहले अभी एनवीआर स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनवीआर स्टार्ट कर रहा हूँ, नन वर्बल रीजनिंग, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है डाइस। क्लियर है? दैट मीन्स पासा। और पासा क्या है? वो डेस्क उठा रहा हूँ इधर का।
हाँ हाँ, ये पासा क्या है? पासा में पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा, डाइस बना के दिखाएंगे। ये क्या है? इसमें टोटल सतहें कितनी हैं बता सकते हैं? 6 सतहें होती हैं, एक ऊपर, एक नीचे, बाएं, दाएं, राइट, लेफ्ट, दायां बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे। ठीक है। जो आपका डाइस है ना, डाइस में जो पासा है, पासा के एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। मतलब क्या है? ये सतह, ये सामने वाली सतह तुमको दिख रही है, इसके ठीक पीछे एक सतह है जो इसकी विपरीत सतह कहलाएगी। हाँ या ना? एक ऊपर की विपरीत सतह क्या होगी? नीचे की होगी। इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी? तो जो पासे की जो सतह होती है ना, वो पासे की जो एक सतह होगी, उस एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। हर एक सतह के विपरीत भी एक सतह होती है। कंफर्म रहेगा? जबकि जो चार निकटतम सतहें हैं, चार, वो कौन सी निकटतम सतहें हैं? मैं अगर इस सतह को लूंगा, इस सतह को, इसकी निकटतम सतह, इसकी निकटतम सतह 2, इसकी निकटतम सतह, इसकी निकटतम सतह, क्लियर है? तो चार निकटतम सतह होती है। ये याद रखना, कितनी निकटतम सतहें होंगी? 4 निकटतम सतह होगी, जो एक सतह के चारों ओर विद्यमान रहेगी। फिर से समझने का प्रयास करें। मैंने इस सतह को लिया है, ध्यान से देखिएगा, ये सतह सामने वाली, इसकी निकटतम सतह, और इसी की निकटतम सतह, और इसी की निकटतम सतह, और इसी की निकटतम सतह, कुल कितनी निकटतम सतहें हुई? 4, जो एक सतह के चारों ओर विद्यमान होंगी। बात समझ में आई? ये दूसरी बात है। पहली बात क्या है कि एक जो पासा है, यदि पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि चार निकटतम सतहें एक सतह के चारों ओर विद्यमान होंगी। ये इतनी बात समझ में आई है? अरे भाई, अगर मैं इस सतह को लूं तो इस सतह की निकटतम सतह, फिर इधर की निकटतम सतह, फिर इधर की निकटतम सतह, और फिर इधर की निकटतम सतह, तो कितनी निकटतम सतहें हुई? 4। और इस सतह का विपरीत कौन सतह? एक सतह की विपरीत एक सतह भी होगी। कोई एक सतह लेंगे आप, तो जो 6 सतहें होती हैं डाइस में, उन 6 सतहों में हर एक सतह की विपरीत एक सतह होगी। याद रखना है इस बात को आप। अब हम लोग बात ये करेंगे कि जो आपका पासा है ना, जो डाइस है, वो कितनी टाइप की है। आपके जो डाइस है, जो पासा है, वो पहले दो तरीके के दो पासे होंगे। एक होगा आपका मानक पासा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, और दूसरा होगा गैर मानक पासा, जिसको हम लोग कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, गैर मानक। ये मानक पासा क्या है?
इससे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट करें। अब लिखिए, हेडिंग डालिएगा डाइस, हम लोग इसी को कर रहे हैं। और लिखिए, डाइस पहले बना के दिखा दूं आपको। डायग्राम देखिए, डाइस बनता कैसे है। ठीक है, डाइस किससे बनाएंगे आप लोग? कुछ इस तरह से ही बनाएंगे ना, बस और तिरछा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, कुछ इसमें इसको मिला दीजिए ना। हाँ, आएंगे हम लोग, लाइफ की चीज है। हाँ, अभी डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से हर डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग हो आपकी डाइस पाशा, और लिखें कि पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। In the dice, one surface is a opposite to any surface filled there are। अच्छा चलो छोड़ो, हिंदी लिखोगे। पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, जबकि जबकि चार निकटतम सतहें जबकि चार निकटतम सतहें एक सतह के चारों ओर विद्यमान होती हैं। है, तो डाइस जो है ना वो दो प्रकार के होगा। पहला क्या होगा, पहला मिटा दें हम ना, तो मिटा देते हैं। नन डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा और गैर मानक पासा।
क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो? एक होगा मानक पासा और एक होगा गैर मानक पासा। दो भागों में बांट ले हम लोग। दो भाग में बांटेंगे तो स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड, या इसी को हम लोग कहेंगे यूज्ड डाइस, उपयोगी पासा। इसको क्या कहेंगे? उपयोगी पासा। या इसको हम लोग कहेंगे मानक पासा। क्या कहेंगे? मानक पासा। दूसरा क्या है? गैर मानक पासा या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। गैर मानक पासा। तो पासा दो होंगे, मानक पासा और गैर मानक पासा। मानक पासा क्या है? ऐसा पासा यदि किसी पासे के विपरीत कोई पासा दिया गया है, उस पासे के विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या रहे? हमेशा साथ रहे। तो जो वो डाइस होगी, वो जो पासा होगा, वो मानक पासा कहलाएगा। कैसा पासा कहलाएगा? मानक पासा। तो लिखें, ऐसे बना करके लिखें, मानक एक तरफ लिखें, पहले मानक पासा, फिर एक तरफ गैर मानक पासा, और मानक पासा में लिखें यदि किसी पासे में यदि किसी पासे में किसी यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा सात रहे या सात हो, हमेशा सात हो, तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। अब इधर देखिएगा, देखोगे इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है। क्लियर है? कुछ इस तरह से, एक सतह में तीन, एक में एक, एक में पांच। मुझे ये कंफर्म करना है कि यह जो डाइस है ये कैसी मानक पासा है कि गैर मानक पासा है। तो मैंने कहा कि यदि किसी डाइस में, यदि किसी पासे में किसी सतह के विपरीत संख्याओं का योग क्या हो? सात हो,
तो जो पासा होगा वो मानक पासा कहलाएगा। देखते हैं क्या इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो देखते हैं कैसे देखेंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2 5 1 6 अब आपसे कहे कोई डाइस बना करके अलग से कोई डाइस दे और कहे कि बताओ कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 5 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? तो वो जो डाइस बनेगी और ये डाइस दे रखी है, क्या ये मानक पासा है कि गैर मानक पासा है? मानक पासा है, क्योंकि हमने पहले ही ये कंफर्म किया है कि यदि किसी पासे में किसी सतह के विपरीत संख्याओं का योग हमेशा क्या रहे? 7 रहे। एक बार नहीं, एक ही बार 7 रहे, हमेशा 7 हो, तो वो पासा मानक पासा कहलाएगा। ये बात समझ में आया है? तो नेक्स्ट लिखें गैर मानक पासा। पहले तो समझ लें कि मानक पासा क्या है, गैर मानक पासा क्या है, फिर हम सवालों को खुद लगाएंगे, धड़ल्ले से लगाएंगे। टाइम बहुत ओवर हो रहा है, छोड़ते हैं यहीं पे, मैथ उठा लेते हैं। है? ठीक है, चलिए लिखें गैर मानक पासा। तो गैर मानक पासा में हम लोग आएंगे, लिखें, इसमें भी लिखें, यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम सतहों या सतहें, यदि किसी पासा में किन्हीं भी दो निकटतम सतहें या सतहों की संख्याओं का योग 7 हो, तो ऐसा पासा गैर मानक पासा कहलाता है। क्या लिखा है आपने पहले पढ़ के बताइएगा। यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम सतहों का योग क्या हो? 7 हो, तो ऐसा पासा कैसा कहलाएगा? गैर मानक पासा कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। मान लेते हैं ये आपका पासा है, डाइस है, क्लियर है? मैं इसमें कर रहा हूं, अब मुझे ये बताओ कि ये पासा मानक पासा है कि गैर मानक पासा है? कैसे? दो निकटतम सतहें, एक सतह ये, दूसरी सतह ये, तीसरी सतह ये, अगर मैं इन दो सतहों को जोड़ता हूं तो कितना आता है? जो कि नहीं, लेकिन मैं इन दो सतहों को जोड़ रहा हूं तो योग क्या रहा है?
मैंने क्या कहा कि यदि किसी पासे में किन्हीं दो सतहों का, यानी दो निकटतम सतहें निकटतम हो, ऐसा नहीं कि इस पासा का और उस पासा का जोड़ लगाएं आप, निकटतम सतहें का योग 7 हो तो गैर मानक पासा कहलाएगा। अभी बताइए मुझे, कैसा पासा है ये? कहाँ गैर मानक पासा है? कहाँ इसकी दो निकटतम सतहों का योग 7 आया है? कहीं आया है क्या? नहीं आया ना। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कैसे है भाई? इन दोनों का योग क्या हो गया? 7 हो गया। ये याद रखना है। कंफ्यूजन यही होती है बच्चों को। मैं जान रहा हूं कि मैं टाइम ले रहा हूं तुमको, मैं स्पीडली पढ़ाऊंगा, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। तीनों को नहीं जोड़ना है, किन्हीं निकटतम दो सतहों। आप 20 मिनट स्किप किए हो, वीडियो जरूर देख लेना। और हाँ, अब मुझे मतलब तरकीब सूझी है, मैं बहुत चालाक हूँ ना। मैंने सोचा कि तुम देखोगे, है नहीं वीडियो, तो मैं तुमसे दिखवाऊंगा वीडियो। कैसे दिखवाऊंगा? कुछ नहीं बोलूंगा, तुम देखोगे, मजबूरी है तुम्हारी देखनी। क्योंकि मैं अब जीएस में ना बहुत सारी चीजों को समझाऊंगा, आ भी जाएगा, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो नोट्स आपके उतने तो रहेंगे, लेकिन उतना नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रिक है वो भी करवाने का, तो भी करवाएंगे। हाँ बताइए क्या दिक्कत है, अभी देखते हैं। मानो ये आपका राइस है, कोई भी नहीं, मैं कुछ भी कर देता हूँ, डोंट वरी। अभी मुझे बताओ ये कैसा पासा है? क्योंकि इन दो सतहों का योग क्या हो गया? याद रखना, मानक पासा। मानक पासा में क्या याद रखना है कि जो सतहें हैं, एक सतह के विपरीत जो सतहें होंगी, किसी पासे में विपरीत सतहों का जो योग होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। आपसे कहा जाएगा ये डायग्राम बना दिया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है? कह दे 1 3 1 5, और बताओ ये पासा कैसा है? तो मैं फट से एक काम करूंगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, तो ये पासा कैसा होगा? मानक पासा होगा, क्योंकि निकटतम सतहों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। दूसरा पासा मुझे जरूर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक का अपोजिट क्या होगा बताना जरा, दोनों का योग क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? दोनों का योग क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? दोनों का योग क्या होगा? मानक पासा क्या है? यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 हो, वह पासा मानक पासा कहलाएगा।
और नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या है कि यदि किसी पासे में किन्हीं दो निकटतम सतहों का योग 7 हो तो वो गैर मानक पासा होगा। दो निकटतम सतहें मतलब एक ये और एक ये मिलकर के 7 हो गया, लेकिन ये और ये मिलकर के 8 हुआ, इसलिए ये इसकी निकटतम सतह नहीं होगी, इसकी निकटतम सतह कौन सी होगी, ये होगी। बस इतना सा आपको बताना है कि ये मानक पासा है कि गैर मानक पासा है, तो गैर मानक पासा देना। आया है समझ में? इसके बाद से फिर तो हम लोग सवाल ही लगाएंगे। तो रूल है गैर मानक पासा के 3 गोल्डन रूल, गैर मानक पासा के 3 सुनहरे नियम। पहला नियम, निकटतम का नियम, जो नजदीक का नियम है। तुम्हारी वो चलेगी नहीं भैया, लाओ लगाओ, फिर से लगाओ, फट से लगाओ, जब तक चल जाए। इसको बीचों बीच से लगाना चाहिए था, 3 जगह से लेती ना तो नहीं होता।